नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मारवाड़ के इतिहास में हमने जसवंत सिंह का कुछ पाठ पढ़ा था। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जसवंत सिंह के बारे में हमने जाना था कि औरंगजेब जबरदस्ती दिल्ली का बादशाह बन जाता है। जसवंत सिंह उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जसवंत सिंह उसकी अधीनता स्वीकार करने के बाद कई अभियानों में औरंगजेब का साथ देते हैं और कई दक्षिण के अभियान करते हैं। ऐसे ही अभियान करते हैं वो शिवाजी के विरुद्ध औरंगजेब उन्हें अभियान में भेजता है और वो शिवाजी के विरुद्ध पुणे जाते हैं। पुणे का अभियान करते हैं शिवाजी के विरुद्ध। इस पुणे के अभियान में कौन कौन गए? तो जसवंत सिंह गए और जसवंत सिंह के साथ में एक व्यक्ति गए जिसका नाम शाइस्ता खान था। शाइस्ता खान के जो टेंट था उस पर शिवाजी ने आक्रमण किया और वो आक्रमण इतिहास में प्रसिद्ध है। उस छापामार आक्रमण के बारे में इतिहास में एक बहुत बड़ा पाठ रचा गया है। आज हम थोड़ा सा जान लेंगे कि शाइस्ता खान पर शिवाजी ने किस तरह से छापामार आक्रमण किया। अब शिवाजी क्या करते हैं? जब शिवाजी को यह पता चलता है कि उन पर अभियान करने के लिए शाइस्ता खान आते हैं और शाइस्ता खान के पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन शिवाजी के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। शाइस्ता खान लगभग 1.5 लाख के करीब सैनिक लेके आया था, लेकिन शिवाजी के पास इतनी सेना नहीं थी। इसी वजह से जब शाइस्ता खान की सेना थोड़ी कमी होती है, किसी भी छोटे छोटे अभियानों पर चली गई शिवाजी के विरुद्ध, तो जब शाइस्ता खान की सेना में कमी होती है तब शिवाजी उन पे आक्रमण करने की सोचते हैं। और शिवाजी का प्लान यह था कि हम रात में आक्रमण करेंगे और शाइस्ता खान को मार देंगे। और वो ऐसा ही करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने लगभग 1000 सैनिकों को साथ लेकर शिवाजी पुणे के इनके टेंट की ओर, शाइस्ता खान की टेंट की ओर बढ़ते हैं और अपनी सेना को और खुद मुगलों के कपड़े पहन लेते हैं, यानी मुगल सैनिकों के कपड़े पहन लेते हैं। और इस तरह से पता ही नहीं चलता है कि ये मुगल सैनिक है या शिवाजी यानी मराठा सैनिक है। और जब भी कोई रास्ते में मुगल सैनिक ये पूछता कि आप किसकी सेना है या आप किस मोर्चे से आए हैं, तो शिवाजी ये कह देते कि हमें मोर्चा अभी संभालना है और हम दिल्ली से आए हैं। और इस तरह शिवाजी जो शाइस्ता खान के टेंट थे उनमें पहुंच जाते हैं और दिन भर उस टेंट में रुकते हैं और रात का इंतजार करते हैं। रात का इंतजार करने के बाद जब सभी सैनिक सो जाते हैं तो शिवाजी महाराज धीरे से बाहर निकलते हैं और जो शाइस्ता खान के टेंट के जो द्वारपाल होते हैं उन द्वारपालों की हत्या कर देते हैं और शाइस्ता खान पर उसके टेंट में जाकर आक्रमण करते हैं। जब शाइस्ता खान पर टेंट में जाकर आक्रमण करते हैं शिवाजी, तो शाइस्ता खान वहां से भाग जाता है। बारी से निकलकर यानी खिड़की से निकलकर भाग जाता है और खिड़की से निकलकर भागते समय शाइस्ता खान पर शिवाजी महाराज वार करते हैं और वार करने से शाइस्ता खान की एक हाथ की अंगुलियां कट जाती है। जब शाइस्ता खान की हाथ की अंगुलियां कट जाती उस समय शाइस्ता खान की उम्र लगभग 60 साल की थी। और भागने का कारण यह था कि शाइस्ता खान की बेगम ने उस टेंट की बत्तियां बुझा दी थी या लोग बुझा दी थी। अब ध्यान दीजिएगा कि मुगल सेना मराठों को पहचान क्यों नहीं पाई, तो इसके पीछे एक कारण यह था, एक तो कि मराठा ने मुगल सेना के समान ही कपड़े पहन रखे थे और दूसरी कि पता ही नहीं चला मुगल सेना को कि कब आक्रमण हुआ और कौन से सैनिक मराठा है और कौन से सैनिक मुगल है। तो इस नफरत में पड़कर, मतलब इस तरह की दुविधा में पड़कर कई मुगल सैनिक मारे गए। और इस अभियान में शिवाजी शाइस्ता खान के बेटे को भी मार देते हैं और वहां से शाइस्ता खान भाग जाता है। तो इस एक उत्कृष्ट नमूना है, छापामार पद्धति का एक उत्कृष्ट नमूना है, किस तरह से शिवाजी ने छापामार पद्धति का अपनाया और अपने कम से कम मराठों के बलिदान पर शाइस्ता खान को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया और शाइस्ता खान वहां से भागकर दिल्ली वापस लौट जाता है और वो बिल्कुल शिवाजी से बिल्कुल डर जाता है। अब जसवंत सिंह भी वहां रहते हैं और शिवाजी पर छोटे छोटे अभियान करते हैं, लेकिन उनको कोई विशेष सफलता नहीं मिलती है और ये वापस दिल्ली आ जाते हैं। ये वापस दिल्ली तो आ जाते हैं। जब दिल्ली वापस आते हैं तो इन्हें जमरूद के अभियान पर औरंगजेब भेजते हैं। ये जमरूद कहाँ पे है?
तो ये जमरूद अफगानिस्तान में है और इस अभियान पर भेजते हैं। जब ये इस अभियान पर जाते हैं, जमरूद जाते हैं, तो ये अपनी पत्नी जश कुंवरी ये अपनी महारानी या रानी जश कुंवरी और नरुकी को साथ में लेके जाते हैं। ये अपने अब इस अभियान में इन दोनों को साथ में लेके जाते हैं और इस अभियान में, जमरूद के अभियान में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है इनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कहा कि आज कुर्ब का दरवाजा टूट गया है। यानी कुर्ब का मतलब ये होता है कि आज धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब औरंगजेब की बेगम को ये पता चला कि जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई है, तो बेगम ये कहती है कि आज बादशाह का एक ऐसा स्तंभ टूट गया, यानी एक मजबूत स्तंभ टूट गया है। ये उनकी बेगम की राय थी। जब तक जसवंत सिंह जिंदे थे तो औरंगजेब की ये मजाल नहीं हुई कि वो हिंदू मंदिर तोड़वा दे, और उनकी ये भी मजाल नहीं हुई कि वो हिंदुओं पर या गैर मुस्लिम पर जजिया कर लगा दे। जजिया कर क्या होता है? तो गैर मुस्लिम पर लगाया जाने वाला कर जजिया कर होता है। उनकी इतनी जरूरत नहीं हुई। यानी आप सोच सकते हैं कि कितने खतरनाक शासक थे। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके कोई पुत्र नहीं था और इसीलिए औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। जोधपुर को खालसा घोषित करते हैं। और खालसा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जिस राज्य, जिस परगने या जिस रियासत पर खालसा घोषित कर दिया जाता था तो उस पर बादशाह का सीधा अपने अधिकारियों द्वारा नियंत्रण हुआ करता था। कि यानी उस पर कोई शासक नहीं हुआ करता था, बादशाह का एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था। तो जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया जाता है क्योंकि मौका मिल गया था औरंगजेब को जसवंत सिंह के विरुद्ध अपने सभी इरादों को पूरा करने के लिए। क्योंकि जसवंत सिंह ने भी अपने पूरे जीवन भर औरंगजेब की अधीनता तो स्वीकार की, लेकिन मन से कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए उन्हें, औरंगजेब को यह मौका मिल गया जसवंत सिंह के विरुद्ध। जसवंत सिंह के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जसवंत सिंह जब तक जिंदे थे तो उन्होंने चैलेंज किया था औरंगजेब को कि अगर तूने हिंदू मंदिरों को तोड़वाया तो मैं सभी मस्जिदों को तोड़वा दूंगा। और ऐसा कहा भी जाता है कि जसवंत सिंह ने कई मस्जिदों को तोड़वाकर वहां पर मंदिरों का निर्माण किया। इसीलिए औरंगजेब जसवंत सिंह से डरा करते थे। जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु जमरूद में हो जाती है तो उनकी दो पत्नियां जब साथ थी और वीर दुर्गादास भी साथ थे। वीर दुर्गादास की भी कई गाथाएं हैं और वीर दुर्गादास इन दोनों पत्नियों को लेकर वापस जोधपुर आते हैं। और जोधपुर आते समय बीच में लाहौर नामक स्थान पर दोनों पत्नियां, जसवंत सिंह की दोनों पत्नियां एक एक पुत्र को जन्म देती हैं। और जस कुंवरी से जिस पुत्र का जन्म हुआ उस पुत्र का नाम है अजीत सिंह। अजीत सिंह का जन्म होता है जस कुंवरी से और नरुकी से जन्म होता है दलथम्मन का। दलथम्मन की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है। इसलिए जोधपुर के अंतिम शासक बचे, यानी जोधपुर के एकमात्र उत्तराधिकारी कौन बचे? अजीत सिंह। लेकिन औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर रखा था। ऐसा भी कहा जाता है कि जसवंत सिंह जी ने मोहनोत नैन्सी, आपने मोहनोत नैन्सी की कई किस्से या किसी कहानियां सुनेंगी जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा या मारवाड़ का भी इतिहास लिखा, उनके बारे में सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि जसवंत सिंह ने किसी कारणवश उन्हें कैद कर लिया था और कैद करके उन पे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जब 1 लाख रुपए का जुर्माना नहीं भर पाए मोहनोत नैन्सी तो उन्हें फिर से पकड़ लिया गया और मोहनोत नैन्सी और उनके भाई सुंदरदास को, दोनों को जसवंत सिंह द्वारा पकड़ा गया। जसवंत सिंह के अत्याचारों को सहन नहीं कर पाए और दोनों भाइयों ने, यानी मोहनोत नैन्सी और उनके भाई सुंदरदास ने, दोनों ने आपस में कटार मार के आत्महत्या कर ली। और ये उनकी वीरता का प्रमाण देता है कि उन्होंने अत्याचारों को सहन करने के बजाय आत्म सम्मान का एक भाव अपनाया। मोहनोत नैन्सी द्वारा लिखे गए ग्रंथों में मारवाड़ का परगना की विगत और मोहनोत नैन्सी की ख्यात, ये प्रसिद्ध उनके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए थे। औरंगजेब जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद
अजीत सिंह, उनके पुत्र अजीत सिंह को भी मारना चाहता था और इसीलिए वे उन्हें दिल्ली बुलाते हैं। लेकिन बाद में वीर दुर्गादास उन्हें वहां से निकालकर वापस जगह जगह पर भटकते हैं और अंत में राज्य की प्राप्ति होती है, लेकिन उनके बारे में हम भी पढ़ेंगे। अब जसवंत सिंह की स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा, तो जसवंत सिंह का स्थापत्य कला में, एक तो जसवंत सिंह काबुल से मिट्टी लेके आए और कुछ अनार के बीज लेके आए और जोधपुर में कांगा नामक स्थान पर बाग लगाया अनार का। आज भी जोधपुर के बाग इसके लिए मशहूर है। और इनका स्थापत्य कला में क्या रहा, तो जसवंत सिंह द्वारा जसवंतपुरा नामक एक नगर बसाया जाता है औरंगाबाद के पास। और जसवंतपुरा के पास में ही जसवंतपुरा तालाब बनाया जाता है और वो किसके द्वारा बनाया जाता है, जसवंत सिंह के द्वारा बनाया जाता है। और इनके शासनकाल में क्या स्थापत्य कला हुई, तो इनके शासनकाल में इनकी पत्नी द्वारा रायका बाग, जो आप देखते हैं आज रायका बाग हुआ और रातानाडा हुआ, ये सभी इनकी पत्नी द्वारा बसाए गए। इनके शासनकाल में जो प्रसिद्ध कवि हुए, वो प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो एक प्रसिद्ध कवि हुए जिनका नाम, जो इनके गुरु भी थे, सुरती मिश्र, और अनेक इनके काल में कवि हुए। जसवंत सिंह एक डिंगल भाषा के एक अच्छे कवि थे और अच्छे कवि होने के साथ साथ इन्होंने भाषा भूषण आनंद विलास, सिद्धांत बोध नामक कई ग्रंथ लिखे इन्होंने। तो इस वीडियो में जसवंत सिंह के बारे में हमने पढ़ा। आगे का इतिहास हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।